अगर हम ये समराइज करें कि पोयम कैसे डिटर्मिन होगी एक फॉरेन कंपनी की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या चेक करनी पड़ेगी। अब मैं एक आपको ये समराइज करके सारे प्रोविजंस बता रहा हूँ दैट वेयर इज़ द एक्टिव बिजनेस ऑफ दिस फॉरेन कंपनी। अगर एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, द नेक्स्ट स्टेप दैट आई नीड टू सी इज where do the majority of board meeting of this company takes place. If the majority of the board meetings are outside India, then the place of effective management will be outside India. However, if the majority of the board meetings are in India, then the place of effective management of this company will be in India. But let's say, for example, if there is no active business which this company has outside India, then the first stage is to identify person who make the management decision, and second is you have to determine the place where the management decisions are taken. जहाँ पर management decision लिए जाएंगे वो जगह वहाँ पर आपकी place of effective management होगी. If by any reason your place of effective management is in India, then you are considered as a tax resident of India, and accordingly your taxation will get triggered. Now let us see what is active business outside India. हमने जिन दो कैटेगरीज में आपको अभी इस बिजनेस को डिवाइड किया था, दोनों ही केसेस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वाज कि इनका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या एक्टिव बिजनेस इन इंडिया है। इसके लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया है. लेट अस लुक एट दैट क्राइटेरिया. अ कंपनी शैल बी सेड to be engaged in active business outside India if it satisfies all the following condition. अगर आप एक कंपनी है, आप फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है, क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूँ इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा इंडिया की टैक्स रेजिडेंट हो जाएगी. अगर आप एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी नहीं है, अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, then it will be treated that you have a active business outside India. और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? Its passive income is 50% or less of its total income. आपकी जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, बट जनरली पैसिव इनकम कंसिस्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी और इसी तरह की और इनकम जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, एक्टिवली करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती. लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया. देखिए, अगर आप एक इंडियन कंपनी है और आप एक फॉरेन कंपनी है, अगर मैं ये कहता हूँ कि आपका बिजनेस एक्टिवली आउटसाइड इंडिया है, तो बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बिजनेस में होता है आपका इनकम, बिजनेस में होते हैं आपके एसेट्स और बिजनेस में होते हैं आपके एम्प्लॉयज. अगर आप कह रहे हैं कि आप बिजनेस इंडिया के बाहर करते हैं, तो इन तीन मेन क्राइटेरियाज में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये तीनों जो है मेजरली इंडिया के बाहर है, इंडिया में नहीं है. इनकम में क्या क्राइटेरिया है कि आपकी जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम क्या होती है ये मैं आपको अभी दोबारा बताऊंगा, नॉट दोबारा एक्चुअली, इसके बाद बताऊंगा. आपकी जो पैसिव इनकम है वो 50% या उससे कम होनी चाहिए. सेकेंड, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया. इंडिया में जो इस फॉरेन कंपनी के एसेट हैं, इंडियन कंपनी के नहीं, इस फॉरेन कंपनी के जो एसेट्स इंडिया में हैं वो 50% से कम होने चाहिए. Less than 50% of the total number of employees are situated in India. मतलब और are resident in India. जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं 50% टोटल नंबर जो है, सो यहाँ क्राइटेरिया नंबर का है. इंडिया में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो टोटल का 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए नंबर के बेसिस पे, या ये जो 50% इनकी हम बात करें वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं होने चाहिए. The payroll expenses incurred on such employees is less than 50% of its total payroll expenditure.
अब ये चीज़ एक आप प्लीज़ इनको दोनों को इकट्ठे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरी कंपनी में 50 एम्प्लॉई हैं, अगर इंडिया में 25 से कम है, मान लीजिए लेट्स से 24 एम्प्लॉयज़ इंडिया में हैं, तो कंडीशन 3 मीट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज लेस देन 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर सिचुएटेड इन इंडिया। लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए एक और कंडीशन भी है। वो क्या है? वो ये है कि इन 24 एम्प्लॉयज़ का जो इंडिया में है, जो पेरोल का खर्चा है, द पेरोल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच एम्प्लॉयज़ इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। मतलब पेरोल आप समझते हैं, एम्प्लॉय को जो आप पे करते हैं। अगर आपकी पेरोल की जो एक्सपेंसेस हैं वो $100,000 के हैं टोटल, तो जो आप इन 24 एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, द पेरोल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच एम्प्लॉय, विच एम्प्लॉय? द 24 एम्प्लॉयज़ हु आर इन इंडिया, इज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। इस टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर का 1 लाख का इट शुड बी लेस देन 50%, यानी 50,000, 50% हुआ, इससे कम होना चाहिए, लेस देन 50,000। अगर ये 24 से ज़्यादा है या ये 24 से ज़्यादा नहीं है लेकिन इनका खर्चा जो है वो 50% या उससे ज़्यादा है, उन दोनों केसेस में it will not be assumed that you have active business outside India. Again, like I said, the condition is cumulative. चारों कंडीशन इकट्ठी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपकी पैसिव इनकम 50% से कम है, टोटल एसेट्स इंडिया में 50% से कम है, टोटल एम्प्लॉई जो इंडिया में है वो भी 50% से कम है, लेकिन जो एम्प्लॉई इंडिया में है उनका खर्चा 50% से ज़्यादा है, तो भी आपकी जो है ये मान लिया जाएगा कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है। एक भी कंडीशन गई तो ये अज्यूम कर लेंगे कि आपका एक्टिव बिजनेस इंडिया में है। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, द एवरेज ऑफ द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 2 years प्रायर टू दैट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था वो एक कंसेप्चुअल लेवल पे था। आपको ये सेम एक्सरसाइज जो है वो 3 सालों की करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 2 years प्रायर टू दैट। उन तीनों का जब आप एवरेज लेंगे, उन बेसिस पे आपको ये 50% क्राइटेरिया कंपेयर करना पड़ेगा। इन केस द कंपनी हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड, शॉर्टर पीरियड, देन द डेटा ऑफ सच पीरियड शैल बी कंसिडर्ड। मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 2017 में हुई है, लेट्स से 1 जनवरी 2017। इस केस में ऑब्वियसली मेरे पास 3 साल का डेटा तो नहीं होगा, तब फिर मैं ये शॉर्टर पीरियड भी कंसिडर कर सकता हूँ। बट अगर कोई कंपनी के पास 3 साल का डेटा है तो वो तीनों सालों का डेटा आप कंसिडर करेंगे। Another important thing, where the accounting year for tax purposes in accordance with the law of the country of incorporation of the company is different from the previous year. इंडिया में प्रीवियस ईयर होता है आपका 1 अप्रैल जो भी साल है उससे लेके 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सपोज आप यूएस का अगर देखते हैं, वहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, विच मीन्स 31, 12, विच एवर ईयर इज दैट। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि आप 3 साल का डेटा लीजिए, तो आप किस साल का डेटा लेंगे? इफ दिट इज डिफरेंट, देन data of the accounting year of the foreign company that ends during the relevant previous year and 2 accounting years preceding it shall be considered. अब मैं यहाँ पे कुछ numbers डालता हूँ। मान लीजिए we were talking about 1/4/16 to 31/3/2017। US कंपनी के ईयर जो थे वो 31/12/2016 के बने। अब ये जो डेट खत्म हो रही है, दिस फॉल्स विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, तो हम किसका डेटा लेंगे? डेटा ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी दैट एंड्स ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब वो फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच में जो एंड हो रहा है, एक तो वो हम ले लेंगे, यानी कैलेंडर ईयर 2016 एंड 2 अकाउंटिंग ईयर्स प्रीसीडिंग इट, विच मीन्स 2015 एंड 2014।
दिस शैल बी कंसिडर्ड। इसी चीज़ के ऊपर हमने अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एफको इज लोकेटेड इन मॉरिशस। इट्स अकाउंटिंग ईयर फॉर टैक्स पर्पसेस 1st July to 30th June of every year. Which year's data should be used in order to apply active business outside India test for financial year 2016 and 17? 16-17 आपका पीरियड कौन सा होगा? 1/4/2016 to 31/3/2017। इसके बीच में कौन सा 30th जून पड़ेगा? इट विल बी 30th June 2016। यानी जो हम इस मॉरिशस कंपनी का डेटा लेंगे वो लेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 30th June 2016 और 2 साल जो उससे पहले हैं, विच इज 30th June 2015 एंड 30th June 2014। क्या हम आंसर देखें? सो दी आई थिंक द रेस्ट ऑफ इट यू कैन रीड। लेट्स गो डाउन टू द आंसर पार्ट ऑफ इट। 15-16, 14-15, 13-14, June 30th 2016, June 30th 2015 and June 30th 2014. 1, 2, 3. I hope this is clear. Can we move on to the next slide, please? Now, what will be the passive income? आपने अभी क्राइटेरिया में देखा कि एक क्राइटेरिया ये है कि लेस देन 50% इनकम जो है वो पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव इनकम ऑफ अ कंपनी शैल बी द एग्रीगेट ऑफ, यानी टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर बोथ द परचेज एंड द सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम और टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मान लीजिए मैं एक कंपनी एफको की बात करता हूँ। अगर एफको कुछ गुड्स परचेज करती है फ्रॉम अ एसोसिएटेड एंटरप्राइज और सेम गुड्स बेच देती है टू अनदर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इसकी जो वैल्यू होगी ये हम पैसिव इनकम में इंक्लूड करेंगे। इसका फ्लिप साइड क्या हुआ? अगर मैं नॉन एई से खरीदता हूँ और मैं एई को बेचता हूँ, ये ट्रांजैक्शन कवर होगा? नहीं। क्यों? यहाँ पे बोथ वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता। परचेज भी रिलेटेड से होनी चाहिए, सेल भी रिलेटेड से होनी चाहिए। अगर परचेज नॉन एई से है, सेल एई को है, वो कवर नहीं होगा। या फिर परचेज एई से है और सेल नॉन एई को है, वो ट्रांजैक्शन भी आपका कवर नहीं होगा। सिर्फ तभी कवर होगा जब परचेज भी एई से है और सेल भी एई से है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज विल बी कंसिडर्ड एज पैसिव इनकम ओनली व्हेन गुड्स आर आल्सो परचेज्ड फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, इन चारों इनकम के लिए आपको खाली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद डेली बेसिस पे आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, इसलिए ये चारों एक्सक्लूडेड है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट को देखें तो एक बैंकिंग कंपनी के लिए या एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए जो केवल पैसा लेके पैसा देते हैं और इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं, उनके लिए ये एक्टिव इनकम है। इसलिए इसका एक एक्सेप्शन इंटरेस्ट का है कि एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब एक्सक्लूडेड है। और रेंटल इनकम, अगर मान लीजिए आपने किसी को कोई इक्विपमेंट लीज किया या कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी या हाउस लीज पे दिया, उससे जो इनकम है वो पैसिव इनकम होगी। रॉयल्टी कहाँ हो सकती है? अगर आपने किसी को कोई ब्रांड यूज करने के लिए दिया है। डिविडेंड ऑब्वियसली शेयर्स के थ्रू। कैपिटल गेन्स, एनी इन्वेस्टमेंट कुड बी देयर। Such income will be considered as passive income even if there is no involvement of associated enterprise. इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको रॉयल्टी की इनकम आ रही है ये किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से आनी चाहिए, या डिविडेंड किसी एई से आना चाहिए, या कैपिटल गेन किसी एई से आना चाहिए। अगर नॉन एई से भी मिला है
तब भी ये पैसिव इनकम माना जाएगा।